दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ टीचर्स में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आप जानेंगे कि प्रथम एवं द्वितीय भाषा के बीच क्या अंतर होता है, मातृभाषा एवं लक्ष्य भाषा क्या होती है, इसके अलावा भाषा का अर्जन करना और भाषा का अधिगम करना, इन दोनों के बीच अंतर क्या है तथा प्रथम एवं द्वितीय भाषा में किस किस आधार पर अंतर हो सकते हैं, अर्जन के आधार पर, प्रतियोगी भाव के आधार पर और ज्ञान के आधार पर। इसके अलावा प्रथम एवं द्वितीय भाषा की सीखने में भूमिका मतलब अधिगम जो होता है उसकी क्या भूमिका हो सकती है, और अंतिम बिंदु होगा NCF 2005 के अनुसार प्रथम भाषा एवं द्वितीय भाषा में संबंध, मतलब ये एक दूसरे से किस प्रकार से प्रभावित हैं। बहुभाषिकता पर बहुत प्रकार से प्रश्न आते हैं और NCF के आधार पर भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो कि भाषा के शिक्षण शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को अंतिम तक देखिए, आपको समझ में आएगा किस प्रकार से प्रथम भाषा एवं द्वितीय भाषा अलग अलग हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा में क्या अंतर होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि प्रथम भाषा जो होती है वह बालक की मातृभाषा होती है, अर्थात जो बालक सहजतया सीखता है। जैसे हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश के हैं तो हम लोगों की मातृभाषा हिंदी ही होगी, और द्वितीय भाषा वह भाषा होती है जो हमारी मातृभाषा से इतर होती है या वह कोई विदेशी भाषा हो सकती है, जैसे संस्कृत या अंग्रेजी। तो अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि प्रथम भाषा होती क्या है। वह भाषा जो व्यक्ति सबसे पहले अर्जित करता है और मुख्य रूप से अपने आसपास के वातावरण से संप्रेषण के द्वारा और सुन करके सीखता है। अर्थात सबसे पहले बालक जो कोई भाषा सीखता है वह मातृभाषा ही होती है और वह अपने आसपास के वातावरण से बिना किसी ध्यान दिए हुए सीख जाता है, मतलब उसे एक्टिव नहीं करना होता है, वो सहजतया ही सीख जाता है या उसका प्राकृतिक गुण होता है। और वहीं पर द्वितीय भाषा जो होती है ये मौलिक भाषा से इतर होती है और इसका मूल से कोई संबंध नहीं होता है, तो ये द्वितीय भाषा हो जाएगी। ठीक है, अगला बिंदु है कि इसमें प्रतियोगी भाव सबसे ज़्यादा होता है, अर्थात बालक का मानसिक एवं बौद्धिक विकास सबसे ज़्यादा इसी के माध्यम से होता है। मतलब ये है कि बालक कोई भी अधिगम करता है तो अपनी मातृभाषा में ही करता है, भले ही वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहा हो, वो बात अलग है, लेकिन वो सीखेगा, अपने ज्ञान का निर्माण जो करेगा वो मातृभाषा में ही करेगा। और इसके विपरीत जो द्वितीय भाषा होती है वो उसमें उतना प्रतियोगी भाव नहीं होता है, वो सिर्फ किसी एक खास उद्देश्य को लेकर के पढ़ाई सिखाई जाती है। इसके अलावा हम उदाहरण देखना चाहेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे हिंदी भाषी प्रदेश में हिंदी भाषा है, गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है, तेलंगाना में तेलुगु है। ये होगी प्रथम भाषा हर क्षेत्र के अनुसार। प्रथम भाषा अर्जित की जाती है और द्वितीय भाषा का औपचारिक अधिगम कराया जाता है, मतलब अर्जन का संबंध प्रथम भाषा अर्थात मातृभाषा से और अधिगम का मतलब द्वितीय भाषा से। तो इस प्रकार से अब आपको लग रहा होगा कि अर्जन क्या है और अधिगम क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि अर्जन और अधिगम में क्या अंतर है। यहाँ पर आप लोगों के लिए बिंदु हैं। सबसे पहले अर्जन को समझते हैं। अर्जन प्राकृतिक रूप से होता है, अर्थात ये नेचुरली हो जाता है। इसके लिए बालक को किसी प्रकार से उसको किसी प्रकार के तंत्र में नहीं बैठाना होता, उसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती है, वो अपने समाज से ही सीख जाता है। इसमें भाषागत ज्ञान को आत्मसात किया जाता है प्राकृतिक रूप से, जो अचेतन मन में होता है। वो चेतना मतलब ये बच्चा सीख करके नहीं बैठेगा कि आज मुझे हिंदी सीखना है और कैसे किसी को हमें खुश करना है, ये सब नहीं सीखना है उसे। इसमें बालक सक्रिय भूमिका का निर्वहन करता है, यद्यपि बालक को सक्रिय रूप से एक्टिव नहीं कराया जाता, मतलब उसे लगाया नहीं जाता, लेकिन वो सक्रिय रहता है, क्योंकि बिना सक्रिय हुए वो भाषा नहीं सीखेगा। तो इसमें बालक सक्रिय होता है, इसमें बालक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और अर्जन जो होता है, अर्जन के माध्यम से बालक भाषा की संरचना, व्याकरण, ज्ञान, शब्दकोश से अनायास ही परिचित हो जाता है। मतलब ये है कि जैसा कि आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि आप
हिंदी में वाक्य बनाना जो है बस अनुकरण से ही सीख गए हैं, तो वो आपका अर्जन है। आपने व्याकरण कहीं सीखने आप नहीं गए, सीखने नहीं गए। जैसे अच्छी लड़की और अच्छा लड़का के बीच अंतर आपको सहज ही आ गया है, तो व्याकरण ज्ञान और शब्दकोश से अनायास ही बालक परिचित हो जाता है। यह प्रक्रिया होती है अर्जन की। इसके विपरीत अधिगम जो होता है वो परंपरागत उपागम पर आधारित होता है। मतलब इसमें कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं, अप्रोच तैयार कर दिए जाते हैं, जो कि जिसमें लेखन को मुख्य बिंदु माना जाता है। मतलब लेखन के आधार पर, जैसे हम लोग इंग्लिश सीखते हैं तो हम इंग्लिश जो है मुख्य हमारा ध्येय जो होता है वो अंग्रेजी लिखना होता है, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को व्याकरण सिखाया जाता है, उसके बाद फिर वाक्य रचना सिखाई जाती है। तो यहाँ पर लेखन को मुख्य बिंदु माना गया है। यद्यपि इस समय संप्रेषण कला को जो है द्वितीय भाषा मतलब अंग्रेजी में संप्रेषण कला को, कम्युनिकेशन हम कितना अच्छा करें उस पर भी जोर दिया जा रहा है। इसमें निगमनात्मक तर्क आधारित जो नियम होते हैं, अर्थात पहले हमें व्याकरण सिखा दिया जाता है, उसके बाद वाक्य रचना की जाती है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अर्जन और अधिगम में क्या अंतर है। अर्जन और अधिगम में मुख्य अंतर ये है कि अर्जन अपनी मातृभाषा से संबंधित होता है, सहजतया होता है और बिना किसी प्रयास के किया जाता है, अनुकरण के माध्यम से। और अधिगम जो होता है इसमें औपचारिक रूप से बालक को विभिन्न उपागमों के माध्यम से सिखाया जाता है और ये एक बनाई गई व्यवस्था होती है, यह कोई अनायास नहीं प्रक्रिया नहीं होती है। अर्जन के माध्यम से विभिन्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों को बालक सीखता है और वो समाज में रहना सीखता, समाज की जो भाषा है उसे सीखता है। अब अगले बिंदु पर चलते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार मातृभाषा का द्वितीय भाषा सीखने में क्या योगदान हो सकता है। जैसा कि एक प्रश्न आया था इसमें सीटेट में कि जो बहुभाषा भाषी कक्षा है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर कोई शिक्षिका है किसी भी बालक को अगर संलग्न करना चाहती है तो क्या करेगी, मातृभाषा को स्थान देगी कि मातृभाषा को स्थान नहीं देगी, मातृभाषा अवरोध बनेगी उसके लिए कि सहायक होगी, कि मातृभाषा को बिल्कुल नकार दिया जाएगा, कि बिल्कुल मातृभाषा को ही बोलने दिया जाएगा। तो उन सब के लिए, ऐसे प्रश्नों के लिए आपके लिए ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आगे देखते हैं। एनसीएफ के अनुसार देश में बहुभाषिकता को बढ़ाने के लिए मातृभाषा का सहयोग लिया जाना आवश्यक है। देखिए, खासकर से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाया जाना ये अनिवार्य किया गया है। तो मातृभाषा जो होती है वो द्वितीय भाषा सीखने में अवरोध नहीं बल्कि सहायता उत्पन्न करेगी। यद्यपि मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि बहुत सारे भाषा वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो बताते हैं कि जो मातृभाषा होती है उसके जो अपने नियम होते हैं, मतलब व्याकरणगत जो रूढ़ियाँ बच्चे के दिमाग में बन जाती हैं, उसकी संरचनाएं जो बन जाती हैं वो नई भाषा सीखने में अवरोध उत्पन्न करती हैं। लेकिन जो बहुभाषिकता का अपना विचार है उसमें मातृभाषा को सहयोग के रूप में लिया जाता है कि वो सहायक होगी, वो अवरोध नहीं होगी। और मातृभाषा को जब हम स्थान देंगे तो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होगा। तो एनसीएफ के अनुसार मातृभाषा को स्थान दिया जाए, मातृभाषा द्वितीय भाषा को सीखने में महत्वपूर्ण योगदान करेगी। इस प्रकार से मातृभाषा तथा द्वितीय भाषा एक दूसरे की सहायक होंगी। दूसरा बिंदु है मातृभाषा का अधिगम में बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए पूरे पाठ्यचर्या में व्याप्त भाषा अर्थात LAC की अवधारणा दी गई। यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि LAC क्या है। देखिए, LAC ये जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब होता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, मतलब पूरे पाठ्यचर्या में व्याप्त भाषा। अब पूरे पाठ्यचर्या में व्याप्त भाषा कैसी होगी, जैसे कि आप सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हो या विज्ञान पढ़ा रहे हो, गणित पढ़ा रहे हो, किसी न किसी माध्यम से पढ़ाएंगे, किसी न किसी भाषा का उपयोग करेंगे, तो उस पूरे पाठ्यक्रम में जो भाषा होगी वो भाषा क्या हो, उसका कैसा रूप हो, वो कैसे सहजतया उसको बच्चे उसका अवगमन कर सकें, उसे समझ सकें, उस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर के LAC चलता है। तो LAC की अवधारणा जो रखी गई है पूरे पाठ्यचर्या में व्याप्त भाषा की, ताकि बच्चे अधिगम की भाषा को सही ढंग से मददगार बनाया जा सके। अब LAC के संबंध में जो लोग ज़्यादा जानने के इच्छुक हैं वो हमारे आगामी वीडियो में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बिंदु समाप्त होते हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। देखिए, हम लोगों ने सीखा यहाँ पर कि मातृभाषा मतलब प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के बीच अंतर क्या है, उनके बीच अंतर के आधार क्या हैं, वो एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं, और एनसीएफ के अनुसार मातृभाषा द्वितीय भाषा को सीखने में कैसे सहयोग करती है। इन सभी बिंदुओं को हमने देखा। इसके साथ ही हमने ये भी जाना कि अर्जन और अधिगम के बीच क्या अंतर है। बाद के रेफरेंस के लिए जो लोग इसे रखना चाहते हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके।
तो इस प्रकार से आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए ताकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सभी तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।